अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होना अभी बाकी है। 27वीं आईनी तरमीम पर बहस अभी खत्म नहीं हुई और 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश मुल्क के तूलो अर्ज में गूंजना शुरू हो चुकी। हुकूमती हलकों से 28वीं तरमीम के जो खदोखाल सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक इस तरमीम का फोकस लोकल बॉडी सिस्टम, NFC, तालीम और सेहत के शोबों पर मरकूज होगा। तरमीम में नई सूबाई इकाइयां कायम करना, वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाना, सूबाई फाइनेंस कमीशन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना और तालीम, सेहत समेत आबादी की वजारतों को वफाकी सतह पर मुंतकिल करना शामिल हो सकता है। हुक्मरान जमात नून लीग 27वीं आईनी तरमीम के बारे में तो कहती रही कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बरक्स 28वीं तरमीम पर नून लीगी रहनुमा कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें नहीं हुई थी वो 27वीं में हो गई, जो 27वीं में नहीं हुई वो 28वीं में हो जाएंगी। और NFC समेत नए सूबों पर बहस के लिए तैयार हैं। 28वीं तरमीम बजट से पहले अप्रैल 2026 तक पास होनी है, क्योंकि इसका बजट से ताल्लुक है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेटर्स, वकला और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई साहब का कहना है कि एक मरतबा फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का किया गया है। ये कौमी कॉन्फ्रेंस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होगी और इसमें जजेस समेत दानिश्वर इकट्ठे होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला, दानिश्वरों सब के साथ फैसला किया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बुलाएगी, उसमें जजेस, जर्नलिस्ट, दानिश्वर लोग जमा होंगे। इसी एहतजाज में शरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का जुमे के दिन मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान करते हुए कहना था कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अगले हफ्ते तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आइंदा का लाएमल बनाएंगे। के दिन इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मनाया जाएगा और इसके अगले हफ्ते हम तमाम कौमी क़यादत को, तमाम लॉयर्स लीडर्स को, तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उसको बुला के एक कम्प्रिहेंसिव लायबल बनाएंगे। ये मुल्क इस तरह जुल्म से, जबर से और डंडे से नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बातें कर रही है। उनका मजीद कहना था कि जो भी खुद को कानून से बालातर समझते हैं वो अवाम की नजरों से गिर जाएंगे। अच्छे जजेस मुस्ताफी ना हो, अदलिया में ही रहें। तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए ये 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रहे हैं। अच्छे जजेस हैं वो अदलिया में रहे और अदलिया से रिजाइन ना। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन की सियासी जमातों का कोई ठोस लाएहमल ताहाल नजर नहीं आ रहा। मुतादिद कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस क्या एक बड़ी तहरीक में तब्दील हो सकेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2007 की वकला तहरीक का वो यकसा जज्बा और यक आवाजी मौजूदा हालात में नजर नहीं आती। उस वक्त की वकला तहरीक एक डिक्टेटर के खिलाफ वाज़े मकसद लेकर चल रही थी और उनके दरमियान एक मरकजी शख्सियत साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे। आज अगर वकला तहरीक खड़ी होती भी है तो कौन उसको लीड करेगा? क्या मुस्ताफी होने वाले जजेस तहरीक का हिस्सा होंगे? बहरहाल आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी के ज़ेर साया कन्वेंशन में इयादा किया गया कि इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और सिविल बालादस्ती आईनी ढांचे के वो बुनियादी सतून है जो नाकाबिल तरमीम है। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे आईनी निज़ाम की मुनज़्ज़म तबाही करार देती है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ना ज़रूरत है और ना कोई आईनी गुंजाइश। सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की वाहिद और असल वफाकी आईनी अदालत है। मुल्क भर के वकला से मुतालबा है कि इस गैर आईनी अदालत का मुकम्मल बॉयकॉट करें और किसी सूरत इसके सामने पेश ना हो। तमाम बार एसोसिएशन से अपील है कि बरोज़ जुमेरात जनरल हाउस का इजलास मुनक्किद करें और पुरअमन एहतजाजी रैलियां निकालें। तमाम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की मुंतखब क़यादत के साथ राब्ता और ताउन किया जाएगा ताकि लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सक्कर और इस्लामाबाद समेत शहरों में कन्वेंशंस का आगाज किया जा सके, जिनका मकसद 1973 के आइन को 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पाक करवा कर उसकी असल शक्ल में बहाल करवाना हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होते चले जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब की जेल में तिब्बी सहूलियात की अदम फरहमी
गैर इंसानी सलूक पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी इलाज और वकला और अहल खाना तक का जो बिला रुकावट रसाई है और अपीलों की फौरी समाअत का मुतालबा किया है। उधर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी आज अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी और कारकुनान की तरफ से एहतजाज की जब कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अदालती अहकामात पर अमल ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन खान साहिबा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान ने पुरअमन जमात बनाई, हम आराम से आते हैं लेकिन हमारी मुलाकातें अब बंद हैं। इमरान खान ने एक ऐसी जमात बनाई है जो इतनी पुरअमन है और देखें हम आराम से आते हैं, रात को जाते हैं, हमारी मुलाकातें बंद है, जज ऑर्डर देता है, कोई सुनता नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, लाइक आई सेड कि एक तरफ 27वीं आईनी तरमीम की अभी उसकी एक शोर है, उस पर एक रिएक्शन है। ये कानून कहते हैं कि जितने हेस में बनाया गया उस पर बड़ा संगीन एक रद्द अमल सामने आ रहा है और फिर वो रद्द अमल सिटिंग जजेस के इस्तीफों के सूरत में भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें बता रहे हैं कि 28वीं तरमीम के हवाले से भी डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं और ये बजट से पहले ही होनी है, ये बात तय है। आप इसे कंफर्म करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मुझे लिया। देखिए, दो बातें वाज़ेह होनी चाहिए। पहले 28वीं तरमीम की बात कर लेते हैं। वो ये हैं कि जो निकात 27वीं तरमीम में लाए जा रहे थे वो सारे मीडिया को पता है, पूरी कौम को पता है। कुछ ऐसे निकात हैं जो 27वीं तरमीम में पास नहीं हो सके और उसकी वजह ये थी कि हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें उनके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस थी और उन्हें मजीद क्लैरिटी मांगी और वक्त मांगा, जिसमें NFC था, जिसमें हमारे एजुकेशन और करिकुलम के मसाइल थे, जिसमें पॉपुलेशन के इश्यूज थे, तो एक दो और भी चीज़ें थी। ये सारी वो बातें हैं कि जो इत्तेहादी जमातों ने वक्त मांगा था। अब इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगी। अगर इत्तफाक राय तय पा गया, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, क्योंकि MQM जो है वो बल्दियाती इदारों के हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहती है कि उन इदारों को दिया जाए और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये अगर तय पा गया तो उसके बाद 28वीं तरमीम लाई जा सकती है, लेकिन अभी उसका कोई वक्त या टाइम मुकर्रर नहीं है कि इस वक्त लाई जाएगी। और सारे नहीं, लेकिन स्टेट मिनिस्टर कह रहे हैं डिस्कशंस हो रही हैं इस पे, बजट से पहले होगा। नहीं, डिस्कशंस तो मतलब 27वीं तरमीम से पहले की हो रही है ना, बाद में तो अब शुरू नहीं हुई, पहले की हो रही है और इस पे सियासी जमातों ने वक्त मांगा था। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि अगर इस पे कंसेंसस बिल्ड हो गया तो फिर ये जल्दी हो सकती है, कंसेंसस बिल्ड ना हो सका फिर इसमें ताखीर हो सकती है। लेकिन ये इसे डॉक्टर साहब इसे समझा जाए कि ये एक 27वीं तरमीम का एक अनफिनिश एजेंडा होगा। मेरा ख्याल है ये आपने ज्यादा अच्छे और मौजूद लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तो यानी जो चीजें रह गई आपने कंफर्म कर दी और इत्तेहादी भी अब इस बात पे अलाइंड है। बट ये जरूर डॉक्टर साहब बताइएगा, क्योंकि जो इस वक्त एक मुल्क में एक कोहराम मच चुका है, आज भी जैसे मैंने हवाला दिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दिया, बहुत कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फर्दर क्रिएट हो रही हैं, सिटिंग जजेस रिजाइन कर रहे हैं, सिस्टम को इंडोर्समेंट के मुतरादिफ समझा जा रहा है कि जो अगर जजेस इस रजीम का जो है वो हिस्सा रहेंगे। नौबत क्यों आ रही है? और हमें बार बार बताया जा रहा है और आप तो मेरे प्रोग्राम से बरमला ये बात कहते आए थे कि 27वीं आईनी तरमीम भी कोई नहीं आ रही है, अब 28वीं तरमीम की भी अगर बात हो रही है तो अवाम को क्या मिल रहा है डॉक्टर साहब इससे? देखिए, बात यह है कि तरमीम कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ साल पहले उसका नोटिस निकल आता है। जाहिर है आज से अगर 6 महीने पहले आपने पूछा मुझसे तो मैंने हर जगह यही कहा कि फिलहाल 27वीं तरमीम के हवाले से कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। जब चीजें फाइनल हुई और जब ये सारी लेजिस्लेशन जो हुई है, जब इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई और ये फाइनल शक्ल में आई तो 27वीं तरमीम पेश कर दी गई और वो पास हो गई। इसी तरह 28वीं तरमीम के बारे में मैं आपको तफसील बता चुका हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं है। आइन को मुसलसल तब्दीली की जरूरत है। बाकी जो आपने बात की ना, जजेस इस्तीफा दे रहे हैं, उनके इस्तीफे की कुछ वजूहात हैं और वो सारी कौम को पता है, क्योंकि वो उम्मीदवार थे ऑनरेबल जज साहब जो है चीफ जस्टिस बनने के, जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सके या फॉर्चुनेटली नहीं बन सके, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन उस वजह से उन्होंने एक रिजेंटमेंट शो की और उन्होंने रिजाइन दिया। बाकी
दोनों ऑनरेबल जज साहिबान जो साबिक जज साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले इससे ज्यादा तलातम रहा है। यहाँ पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा जाता रहा, उनके लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं साकिब निसार साहब के दौर में, वहां पे सिवाय फैसला करने के और इंसाफ करने के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हर काम करती रही है। कभी आपने एक लफ्ज भी सुना है जो हमारे ऑनरेबल जज साहिबान ने इस्तीफे दिए हैं कि ये गलत हो रहा है, या कोई लेटर लिखा गया हो? अब तो लेटर पे लेटर आते हैं ना, अब तो मतलब तू तो क्या कहना चाहिए, उसका एक सिलसिला जारी है। हर बात के ऊपर एक खत लिखा जाता है, हर बात के ऊपर एक खत लिखा जाता है, और खत मुतलका फोरम पहुंचने से पहले मीडिया पे होता है। तो ये सारी बातें भी तो कौम देख रही है ना। और तीसरी बात ये है कि वकला की आपने बात की, जब 26वीं तरमीम आ रही थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था जनाब कि बहुत बड़ी जनाब एक मूवमेंट शुरू हो रही है, वकला ने उसे अप्रिशिएट किया था। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर बने हारून रशीद साहब, उनका ताल्लुक भी हमारे ग्रुप से है। उनका ताल्लुक जो है वो हामिद खान ग्रुप से नहीं है, ये सबको पता है। बाकी यहाँ पे दीगर भी जो इस वक्त इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान भर में बाहर्स के, उसमें जो मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अपने वकला के उस धड़े की बात कर रहा हूँ जो हमारे नजरियाती तौर पे हमारे साथ है। तारिक साहब, ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इस फ्रेटर्निटी में भी, लीगल फ्रेटर्निटी में भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट कर दी गई है, उनको पॉलिटिसाइज कर दिया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये वो नजरियात हैं जो नजरियाती तौर पे मैंने कहा कि वो ग्रुप हमारे साथ हैं। हसन बून साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, ये वो ग्रुप है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जीता है। दूसरी बात यह है कि वकला की जो नुमाइंदा जमातें होती हैं वो काउंसिल्स और वो एक्शन कमेटियां नहीं होती, वो बार्स होती हैं। वो पाकिस्तान बार होती है, फिर सूबों की बार होती है, उसके बाद हाई कोर्ट बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, डिस्ट्रिक्ट बार्स आती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये बार सपोर्ट नहीं करेंगी किसी भी मूवमेंट को इस बार? वकला ने 26वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई और उनकी सपोर्ट उसे हासिल थी, और 27वीं तरमीम के बाद भी वकला में कोई किसी तरह की रिजेंटमेंट नहीं है। बट डॉक्टर साहब, वकला में रिजेंटमेंट नहीं है, लेकिन अगर जो जजेस मुस्ताफी हो रहे हैं, अगर वो इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं और इस तहरीक को अगर वो लीड करने पर आ जाए, मजीद इस्तीफे अगर आ जाए सिटिंग जजेस की तरफ से, तो फिर अगर इस्तीफे दिए जाते हों कुछ इनकलाबी नजरियात रखने पे, तो वो तो लीड कर सकते हैं किसी मुहिम को। लेकिन अगर इस्तीफे दिए गए हैं कुछ जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर, तो फिर आप किसी भी इनकलाबी तहरीक को लीड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे जो मैंने आपको बताया है कि रूल ऑफ लॉ की जो कंसर्न है और आइन की बालादस्ती है, वो उस वक्त कहाँ थी। जो चंद वाकयात मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं कि इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें तलातम खेजी रही, आइन की वायलेशन होती रही। सुप्रीम कोर्ट हर वो काम करती थी जिसका उसे इख्तियार नहीं था। बट डॉक्टर साहब, आप गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो इस वक्त मजीद इस्तीफे एक्सपेक्ट कर रही है कि आएंगे? नहीं, फिलहाल कोई ऐसे इस्तीफों की बात मजीद नहीं हो रही, कोई और ऐसे इस्तीफे नहीं आ रहे। और अगर मैं आपसे डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे बताता हूँ, जी जी जी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो ऑलरेडी काम कर रही थी। पहले वो उसका नाम था आईनी बेंच, अब वो आईनी अदालत बन गई है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल हो गया है। जो इसके बाद फिर एक जनाब चलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शुरली कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गए हैं जी, वो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसको बाद में एड्रेस करना पड़ा गौहर साहब का के हाईलाइट करने के बाद आप लोगों को। नहीं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल है, और याहिया अफरीदी साहब जो है ऑनरेबल, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी गलत खबरें फैला के वो कोशिश कर रहे हैं अवाम को कंफ्यूज करने की। अवाम इंशाल्लाह ताला समझदार है, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। राइट, बट डॉक्टर साहब, इतनी वैसे ये जो बार बार सवाल उठ रहा है कि इतनी हेस्ट, इतनी तेजी से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की क्या जरूरत पेश आ रही थी कि जब आपके पास एक बिल्डिंग भी नहीं थी। इस वक्त टेम्पररी तौर पे जो एक सेटअप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में बनाया गया है, तो इतनी बहुत जल्दी में नहीं है हुकूमत? देखिए, जल्दी की क्या बात है इसमें, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो मौजूद था ना, ऑलरेडी काम कर रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, एक सिस्टम इन प्लेस है, चल रहा है, उसको आपने आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, दैट्स इट। कोई नई ऐसी चीज क्रिएट नहीं हुई 27वीं तरमीम में। ये आपको और नाजरीन को भी गुजारिश करूंगा कि ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और इदारे पहले बनते हैं और बिल्डिंग्स बाद में बनती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग 10 साल पहले बन जाए और इदारे बाद में बने, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बिल्डिंग मौजूद थी और उसमें काम शुरू कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, और जो नए चीफ जस्टिस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो वहां बैठ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक मुझे शामिल करना है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये भी ज़रूर आपसे इस पर रद्द-ए-अमल चाहूँगी, क्योंकि जो अपोजिशन है डॉक्टर साहब, वो इस वक्त एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है, वो एक तहरीक की तरफ जो है बाकायदा गेरअप हो रही है, वो जुमे को यौम सियाह मना रही है, जुमरात को डिसाइड किया जा रहा है कि जी एवरी थर्सडे को जो है ये पूरे इस प्लान को लेआउट जो है इसका डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से एक वो मोमेंटम क्रिएट होगा, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको इसकी तरफ लेकर आया जाएगा, और इसके खिलाफ ये जो इकदाम हो रहे हैं हुकूमती सतह पर, कैसे हुकूमत प्लान करती है इस चीज़ को? और आप कौमी कॉन्फ्रेंस तो आप लोग करवाने देंगे बहरहाल, जो इनको मुश्किलात का शिकार ये होते हैं। मैं कहता हूँ जी वो कौमी कॉन्फ्रेंस ना करें, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो पूरी कौम जानती है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में भी सिवाय इंतशार के, फितना और फसाद फैलाने के और अपने मुखालिफिन को गालियां देने के, और उन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है? मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर, और ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पे। और फिर जिस तरह पाकिस्तान जो कि कैटमी मुल्क है उसके फैसले वो करते रहे हैं, वो भी आपने देखा कि उनके फैसलों के पीछे क्या कहानी निकली। अल्लाह माफ करे। तो आपको लग रहा है ये कौमी कॉन्फ्रेंस, ये बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, ये एहतजाजी तहरीक, ये लॉयर्स मूवमेंट, कोई भी फुल थ्रॉटल एक हमें नजर नहीं आने वाली? जी, कोई लॉयर्स मूवमेंट का तो इंशाल्लाह ताला मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। वकला हमारे साथ हैं और वो इस सिस्टम के साथ हैं, वो आइन के साथ हैं, वो अपने अदालती निज़ाम के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी और कौमी कॉन्फ्रेंस, ये इससे पहले वो कई बुला चुके हैं, कई यौम सियाह वो मना चुके हैं, मजीद भी प्रैक्टिस कर लें। राइट। और डॉक्टर साहब, बहरहाल आप लोग इकदाम ले भी रहे हैं, लेकिन ये जरूर बताइए कि इमरान खान साहब की फैमिली को तवातुर के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। आज भी उनकी बहनें, कोई मसला नहीं है ना इमरान खान साहब की फैमिली को मुलाकात में, नहीं मुलाकात से रोका जा रहा है। आज भी अडियाला रोड पे वो धरना दिए हुए थे। नहीं, उनकी देखिए वो दिन होते हैं, देखिए आपने खबर दिन है, मंगल है, आज वो मुलाकात का दिन था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उन्हें बताया जाता है बाकायदा, उनकी फैमिली के दिन और हैं, उनके वकला की टीम जो है, जो लॉयर्स उनके हैं, उनके दिन और हैं। लेकिन जब उन्होंने कोई खबर या न्यूज बनानी होती है तो वो अपनी लैंड क्रूजर गाड़ियों से उतर के तो वहां पे अडियाला के बाहर जो है वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं कि ये देखें जी हम बैठे हैं। तो बहरहाल ज़ाहिर है मीडिया में उन्होंने भी अपने आप को इन तो रखना है, लेकिन हमें कोई इस बात से हमें कोई तात्तुल नहीं है, कोई हमें मसला नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनें, फैमिली के कोई और फर्द या उनकी लीगल टीम क्यों ना मिले, जरूर मिले। बट डॉक्टर साहब, पुलिस क्रैकडाउन की क्या जरूरत पड़ रही है? व्हाई डज द गवर्नमेंट हैव टू रिजोर्ट टू सच टैक्टिक्स सर? अडियाला जेल कोई ना तो पिकनिक स्पॉट है और ना कोई वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हर वक्त जाके आप धरने दें। अडियाला जेल में 8,500 कैदी हैं, 8,500, और उन 8,500 कैदियों के सबके खानदान के लोग भी आते हैं, सिर्फ इमरान खान की फैमिली नहीं आती वहां। वो 8,500 को जरा जरब दें, आप 2 से ही दे दें, कितने हजार बंदा बनता है? ये बंदे सारे 17,000 बंदा बनता है जो मिलने जाता है। अगर 2 बंदे एक फैमिली के जाएं, एक कैदी की फैमिली के 2 बंदे जाएं, वो सारे वहां आते हैं, जाते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, उनकी अशिया खुर्दोनोश उनको होती हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट होती है जो अडियाला जेल के इर्द गिर्द हो रही होती है। अब एक पार्टी जाकर रोज वहां ड्रामे लगाए, धरने दे, यार वो कोई मतलब तमाशा लगाने की जगह है। तो उन्हें क्या करें वहां पे, उन पे गले में फूलों के हार डालें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। समझाते हैं, बाइज्जत तरीके से समझाते हैं, इंतजामिया समझाती है। और आप तो बल्कि अशोर भी करते हैं कि मुलाकात करवा दी जाएगी।
नहीं, आप तो मैंने कहा आप तो शोर भी बकायदा करते आए हैं कि आपकी मुलाकात भी करवा दी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके वो सवाल यही रेस कर रहे हैं कि हुकूमत के पास शायद वो इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात फैसिलिटेट करवा सके। बट डॉक्टर साहब ये जरूर जवाब दीजिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबरा हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब, उनके हवाले से भी तहरीक इंसाफ बड़े कंसर्न्स का इजहार कर रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनकी अद्वियात उनको फराहम नहीं की जा रही, किसी की मुलाकात उनसे नहीं करवाई जा रही। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने। हुकूमत का काम यही होता है कि अगर कोई शख्स अदालत से सजा उसको होती है तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको वहां जेल की कस्टडी और उसके बाद उनकी जो राइट्स हैं वो उन तक पहुंचाने। बाकी खुदा न खास्ता इतना गिरा हुआ कोई भी नहीं है कि वो वहां जेल में उन्हें को तंग करे और उनकी जो राइट्स हैं, चाहे वो उनका खाना पीना, अद्वियात, सारी चीजें, कपड़े, हर चीज वो सब फराहम उनको हो रही है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, एनएफसी मीटिंग होनी थी आज, क्यों कैंसिल हुई और आगे की डेट का भी कुछ पता नहीं कि कब होने जाएगी? ये मेरे इल्म में नहीं है, ये मैं पता कर लूंगा, अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाहिर है कई टेक्निकल वजूहात होती हैं इस पे। डिप्टी प्राइम 1.5 मिनिस्टर साल से वैसे नहीं हुई है एक भी मीटिंग। मैं अर्ज कर रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है इस वक्त, वो भी पाकिस्तान से बाहर है। कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होते हैं, इसमें पॉलिसी मैटर्स होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात किसी की वो कहें आप ये कि किसी की कोई मेलाफाइडी इसमें नहीं होती। मेलाफाइडी की बात नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिफ अजहर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, इस वक्त हमें ज्वाइन करने पैनल में, और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, प्रोमिनेंट लॉयर। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाशा साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, दूसरी तरफ आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने जो कन्वेंशन का इनेकाद किया उसका एलामिया जब सामने आया उसमें नजर आता है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को उन्होंने यकसर मुस्तरद करते हुए उसे आईनी निज़ाम की मुनज़्ज़म तबाही करार दिया है। आपका क्या मौक़िफ़ है पाशा साहब इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इसी आइन ने पार्लिमान को तरमीम करने का हक भी दिया है, इजाज़त भी दी है, और वही प्रिवेल कर रही है कि पार्लिमान ने 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस ने ये तरमीम की है। हो सकता है कि इनकी कुछ क्लॉजेस से मैं इत्तफाक ना करूं, लेकिन पार्लिमान का जो ये राइट है ये मानना पड़ेगा और हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि आइन बनाने वाली भी यही पार्लिमान ही थी, कानून साज असेंबली थी जिन्होंने आइन बनाया 1973 का। हाँ, कुछ जो पिक एंड चूज किया गया जजेस के हवाले से कि सीनियर जजेस को जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में काम कर रहे थे उनको छोड़ के जूनियर जजेस को उठा के बना दिया गया। ये एक थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल बात बन रही है कि आखिर उन सीनियर जजेस को क्यों नहीं लाया गया, और ये चीज़ें बहरहाल हैं। लेकिन जहाँ तक तहरीक चलने के हवाले से आपने बात की तो उसमें बड़े ऑल टुगेदर डिफरेंट फैक्टर्स थे। मैं खुद बहुत एक्टिव था उस तहरीक में, 2007 वाली जो है उसमें। एक तो वकला इतने पोलिटिसाइज नहीं हुए थे जितने आज हो चुके हैं। आज इतनी धड़ेबंदियां हो चुकी हैं, नज़रियाती तौर पर पॉलिटिकल नज़रियाती डिफरेंसेस इतने हो चुके हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। आपको किसी भी तरह से एक मौसर तहरीक ये नजर नहीं आ रही होती हुई इस मुल्क में? मैं नहीं समझ रहा, मुझे नहीं नजर आ रही कि इस तरह की कोई तहरीक बन पाएगी। सलाउद्दीन साहब, आपको नजर आप फोर्सी कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तौर पे एक इफेक्टिव हमें एक मूवमेंट के तौर पे ये तमाम चीजें ट्रांसलेट होती हुई दिखाई दें और तमाम जो एक मौक़िफ़ है वकला बरादरी का वो एक यूनिफाइड वे में हमें नजर आए? देखिए जी, सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करनी चाहिए कि ये कहा जाता है कि इस बार क्योंकि ये जो सारी तरामीम हैं ये पार्लियामेंट ने की हैं और इसलिए मूवमेंट नहीं होगी, और 2007 में जो मूवमेंट हुई थी मुशर्रफ साहब के खिलाफ वो क्योंकि डिक्टेटर थे, तो आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब को जो यूनिफॉर्म के साथ सदर बनने का इख्तियार दिया था वो पार्लियामेंट ने ही दिया था, 2002 की पार्लियामेंट ने दिया था। 2002 की पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी भी शरीक थी, पीएमएलएन भी शरीक थी। ये अलग बात है कि वो ऑपोजिशन में थे
और रूलिंग पार्टी पीएमएलक्यू और एमक्यूएम की बनी हुई थी कोalition जो थी, मगर ये तमाम जमातें उस पार्लियामेंट का हिस्सा थे और उसी पार्लियामेंट ने मुशर्रफ साहब को ये इख्तियार दिया था। उसके बाद उन्होंने जो इख्तियार का जो इस्तेमाल किया वगैरह उस पर बहस होती रहे, मगर ये जो आज तो हर कोई कहता है कि वो एक बिल्कुल इलिजिटिमेट पार्लियामेंट थी, ये तो हम इन हाइंडसाइट कह रहे हैं। उस वक्त उस पार्लियामेंट का भी ये दावा था कि भाई तमाम जमातें इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हमने अगर दे दिया। और उस वक्त आपको याद है चौधरी परवेज साहब का ये कहना था, अगर ये पार्लियामेंट मुशर्रफ साहब को 5 साल और क्या 30 साल अगर हम उन्हें बावरदी सदर बनाएं तो हमारा ये मुकम्मल इख्तियार है। मसला ये था कि वो जो कानून साजी करना चाहते थे, आइन साजी करना चाहते थे उस पार्लियामेंट के जरिए, उसकी कोई पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं थी। हर किसी को नजर आ रहा था कि ये एक आइन साजी और कानून साजी के नाम पे ये एक फ्रॉड किया जा रहा है। वही चीज मैं समझता हूं कि आज 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये चीजें जो कहते हैं कि भाई इसमें हमने एक अलग कोर्ट बना दिया, कोई लोगों की सहूलत के लिए बना दिया, तो वो तो एक या पेंडेंसी ऑफ द जो मंतक दी जा रही है बैरिस्टर साहब कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस खत्म करने के लिए, ऑल्दो जो ट्रायल कोर्ट्स में जिस किस्म का हाल है और जो लाखों केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, उसके लिए हमें कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल। और उसमें जहां 24 लाख केसेस हैं, जिन अदालतों में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, उनमें आपको कोई इस्लाहात की जरूरत नजर नहीं आती। जिस अदालत में 55,000 केसेस थे, उनमें आपको लगता है कि बड़ा जरूरी है कि हम सिंध हाई कोर्ट के एक नई अदालत भी बनाएं और उसमें हम सिंध हाई कोर्ट से भी अपने मनपसंद जज लें, एक वकील साहब को भी उसमें रखें, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 या 3 जो हैं हमारे वजीर आजम की जो ख्वाहिश के मुताबिक उन लोगों को लें। तो वो तो एक मजाक है, लोगों को नजर आ रहा है। भाई साहब, ये जो जजेस, सिटिंग जजेस जो मुस्ताफी हो रहे हैं और अभी भी जिस तरह से कहा बताया जा रहा है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि जी अनदर 4 हाई कोर्ट जजेस में आल्सो बी कैचिंग अप देयर ब्रेथ फॉर रेजिग्नेशंस, ये हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? और अगर यही जजेस इस तहरीक को लीड करते हुए दिखाई देंगे तो फिर क्या हमें सिनेरियो नजर आएगा? पाशा साहब, नाम तो नहीं लिया, लेकिन गालिबन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस का नाम वो उनकी तरफ इशारा किया है। तो आप देखें कि जब वकला पे उन्होंने ATA के मुकदमात दर्ज कराए और ख़वातीन भी शामिल थी, कुछ भी नहीं हुआ था। 780A अट्रैक्ट ही नहीं करती थी और वो 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने जो है वो जेल में बंद रहे एक नाकर्दा गुनाह की उसके सरजद में। तो फिर आप देखें कि क्या वो बार इनके पीछे खड़ी होगी, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी बात ये है कि उसमें भी हमने चीख चीख के कहा था और हमने बार बार ये बात की थी कि जब बगैर किसी ऐलान के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त जब उनको 13 नवंबर को मैन हैंडलिंग की गई, जब वो आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको रोका गया, तो किसी ने कॉल नहीं दी थी और इस्लामाबाद के तमाम वकला शारा दस्तूर पे आ गए थे। तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि उनके लगाए गए जो जज थे जिन्होंने ये मुकदमात दर्ज किए थे, वो खुद आगे आते और आके उनको बताते कि इस तरह ना करे, बार का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। कुछ यंगस्टर्स ने अगर ये जिसारत की है कि आपके दफ्तर में आ गए और बदतमीजी किया, उनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन तमाम के तमाम आप 60-70 वकला को जिस तरीके से जो वहाँ मौजूद नहीं भी थे उनको भी आपने गिरफ्तार कराया और आपने, तो क्या वो बार उनके साथ चलेगी? ये चीज़ें सारी देखने वाली हैं और इनको आप लाइट ना लें। मैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, आप अग्री करते हैं कि बार्स इस वक्त आर टू फ्रैगमेंटेड कि वो किसी भी तौर पे वो साथ दें या कोई मूवमेंट का हिस्सा बने? देखिए, एक चीज तो जो पाशा साहब पहले जिक्र कर रहे थे कि बार में फ्रैगमेंटेशन, ये चीज इससे मैं पार्शियली अग्री जरूर करूंगा, मगर मैं समझता हूं कि जो अक्सरियत है वकला की
वो इस चीज को अपना ये चीज वाजे होती जा रही है और उसको रिजेक्ट कर रही है। मैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सिंध की अगर बात करूं तो जो मैंने पिछले एक आध हफ्ते में जो कन्वेंशंस अटेंड की हैं और उससे मैं कंपेयर करूं पिछले साल जो हो रही थी, जब 26वीं तरमीम जब लाई गई थी तो उस वक्त एक जेन्युइन कंफ्यूजन थी कि शायद ये जुडिशल ओवररीच को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। और शायद क्योंकि जजेस की भी नेचुरली जजेस ने भी कई ऐसे काम किए हैं जिससे पूरी बार जो है डिसएग्री करती है, इंडिविजुअल जजेस ने भी एज इंस्टीट्यूशनली भी, तो वो चीजें थी। मगर अब जब 27वीं आई है और पूरे साल की जो परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की और जुडिशरी की, तो उसमें मैं समझता हूं अक्सरियत वकला समझते हैं कि ये एक कोई जुडिशियल ओवररीच रोकने का प्लान नहीं है, बल्कि सीधा सीधा एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करने का प्रोग्राम है। और ये सिर्फ जुडिशरी के हकूक सलब करने की बात नहीं है, ये अवाम के हकूक सलब करने की बात है। और उस पे मैं समझता हूं वकील ये देखे बगैर कि कोई जज अच्छा है या कोई जज बुरा है या कौन कोई रिलीफ देता है या नहीं देता, वो एक असूल पे लोग कलेक्ट हो रहे हैं। सो आपके ख्याल में ये खुशाइन है, ये जितने इस्तीफे जजेस की तरफ से आ रहे हैं, आप ये भी फोर्सी कर रहे हैं कि मजीद भी आएंगे, जो सिटिंग जजेस हैं आपको लगता है कि वो दे कैन रिमेन अनअफेक्टेड या ओब्लिवियस वो रह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो एक एहतजाज या एक प्रोटेस्ट की एक पूरी एक माहौल बन रहा है? देखिए, जो जजेस हैं, जो सिटिंग जजेस हैं, वो उनको सिर्फ यही फैसला करना है कि क्या हम चाहते हैं। अभी तो अच्छा है माशाल्लाह, अच्छी मरात भी हैं, गाड़ियां भी अच्छी हैं, झंडे भी लगे होते हैं। ये उनको फैसला करने की बात है कि जब हम रिटायर होंगे तो आया किसी सोशल तकरीब में कोई हमारा हाथ मिलाएगा, कोई हम अगर कहीं कोई चीज खरीदने जाएंगे तो दुकानदार हमें बेचेगा या इनकार कर देगा। तो ये जो चीजें हैं, ये अक्सर जब लोग एक आइवरी टावर में बैठे होते हैं तो वो इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर मैं समझता हूं कि दैट इज नॉट द वाइज थिंग टू डू। राइट। एंड पाशा साहब, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी है, मैं आप दोनों का इनपुट बल्कि इस पे चाहूंगी भी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसका बाजाब्ता तौर पे जिसने अपना काम शुरू कर दिया है, उसके पास कोई लीगल प्रेसिडेंट या जो कोई भी केस लॉ है जो माजी की नज़ीर से हमेशा एक हवाला दे के कोई चीज़ प्रेजेंट अपना केस किया जाता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जो है या माजी की नज़ीर जो है वो उसका हवाला दिया जाता है। अब ये किस तरह से आगे फंक्शन करेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसके अब मातहत जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट नज़र आती है? मेरा ख्याल है कि ये कोई अप्रिशिएबल अमेंडमेंट नहीं है। मेरे भाई सलाहुद्दीन इस बात को ज़रूर तस्लीम करेंगे कि कई ऐसे कवानीन पार्लिमान ने बनाए हैं, एक्ट कई ऐसे बनाए हैं जिन पे वाज़े तौर पे ये क्लास दी गई कि इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट्स में वो चैलेंज होते हैं और स्ट्राइक डाउन भी किए जाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक बात ये कर रहे हैं कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी जजमेंट की बाइंडिंग नहीं होगी और वो पहले से किए गए फैसलों को मैं नहीं समझता कि ये बात कोई हजम हो जाए आसानी से, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। क्या आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनको फिर प्रेसिडेंट पेश करेंगे, कहीं यूके के या अमेरिका के करेंगे? आपने इन मौजूदा जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो मारूजी हालात हैं इस मुल्क के, उसके मुताबिक आपने देखना है। और वहाँ पे ऐसी कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो के हवाले के तौर पे या एज प्रेसिडेंट इस्तेमाल की जा सकती हैं और करनी चाहिए, क्योंकि सारे केसेस अब मसलन एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये है कि जनाब परवेज मुशर्रफ को 3 साल आइन में अमेंडमेंट करने की इजाज़त हमने दे दी, तो क्या उसको एज प्रेसिडेंट यूज़ करेंगे? नहीं। लेकिन ऐसे केस ज़रूर हैं, ज़फ़र अली शाह केस है, बाकी और ऐसे कई केस हैं कि जो एज प्रेसिडेंट जब इस्तेमाल होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, तो वो फिर लाजमी तौर पे
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहेगी। मुमकिन नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि इस तरह की कोई सूरत हाल प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। राइट। एंड बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, आपका इनपुट कि एक सुपीरियर कोर्ट लाइक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट व्हिच नाउ सिट्स ऑन टॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो क्या एक अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट की जो प्रेसिडेंट्स है वो इस्तेमाल करेगी? स्टेटस तो एग्जैक्टली वही होगा सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का, जिस तरह माजी में हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट के सामने साइट किए जाते थे और अभी भी किए जाते हैं। अक्सर कभी कोई अगर नजीर आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ना मिले तो आप कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट की बेंच ने इसी इशू पे ये फैसला दिया है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है कि वो उस फैसले को फॉलो करे, उस नजीर को अप्लाई करे या ना करे। उसी तरह अब वफाकी आईनी अदालत भी एग्जैक्टली यही करेगी। जो तमाम 75 साल में जो केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का डेवलप हुआ है उसमें वहां बैठे हुए जो आजकल दो जजेस के वफाकी आईनी अदालत में बेंचेस लगे हुए हैं, तो वो 2 मेंबर का बेंच फैसला करेगा कि ये 17 मेंबर की फुल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अगर हमें पसंद आया तो हम कहेंगे हाँ ये सही फैसला था, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो उठा के रद्दी के टुकड़े में फेंक देंगे, तो टोकरी में फेंक देंगे। तो यही तरीकेकार जो है, ये मकसद ही यही था इस अमेंडमेंट का कि ऐसी एक वफाकी आईनी अदालत बनाए जो किसी किस्म की माजी की जूरिस्प्रूडेंस से आजाद हो और जो वो उन्हें उस वक्त मकसूद लगे वो उस पे उस मुताबिक फैसला करें। राइट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।